It's been 3 days since a woman was stabbed to death in a near a busy subway station in southern Seoul. And hundreds of mourners are heading that way today as well to pay their respects to this victim. Our Hwang Ho-jun has this story. हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया ही है। एक ऐसी जगह जहाँ पे हम इतने वल्नरेबल होते हैं फिर भी हमें कोई खतरा महसूस नहीं होता कभी। पर क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि एक लड़की का एक पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करना उसके मौत का कारण बन गया। तो हेलो, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ केस रीओपन के एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं द गंगनम स्टेशन स्टैबिंग केस के बारे में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपके व्यूज इस वीडियो पर। और लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। द गंगनम स्टेशन सियोल साउथ कोरिया का द मोस्ट फेमस और बिजिएस्ट स्टेशन। ये स्टेशन सियोल के टीनेजर्स का एक हैंग आउट स्पॉट है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कराओके बार्स, कैफेज 2400 घंटे सर्व करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये जगह भी इतनी चीप है कि टीनेजर्स के लिए ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एक हैंग आउट स्पॉट के लिए। आप सबने मुंबई का कोलाबा या फिर चर्च गेट देखा ही होगा। यहाँ पे जैसे आपको चीप कपड़े मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको नेगोशिएबल रेट में कपड़े, ब्यूटी एक्सेसरीज, यहाँ तक कि खाना भी काफ़ी चीप रेट में यहाँ पे मिल जाता है। वही सेम चीज़ सियोल के इस गंगनम स्टेशन पे थी। यहाँ पे जैसे लोगों की भीड़ रहती है वैसे ही वहाँ पे भी लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है। गंगनम स्टेशन में सुबह धूप की वजह से और रात होते ही होटल्स के, कैफेज के या फिर दुकानों के बिल बोर्ड के नियॉन लाइट की वजह से हमेशा रास्ते जगमगा उठते थे। यहाँ पे इतनी भीड़ रहती थी कि मानो किसी को अनसेफ फील होने का कोई कारण ही ना बचे। और वैसे माना भी जाता था कि गंगनम स्टेशन या फिर ये लोकेलिटी टीनेजर्स के लिए काफ़ी सेफ है। मैं आपको इस जगह की इतनी इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये जगह बाहर से कितनी हैपनिंग और सेफ फील होती है। पर कभी कभी भीड़ में ऐसे हादसे हो जाते हैं जो लोग नज़रअंदाज करते हैं। 17 मई 2016 गंगनम स्टेशन एग्जिट 10 के बाहर कुछ दोस्त घूम रहे थे, बातें करते हुए, मजाक मस्ती करते हुए चल रहे थे। रात के 1 बज रहे थे और ट्यूसडे था, जिससे हमें समझ आता है कि वो लोग अपने अपनी वर्क शिफ्ट खत्म करके खाना खा के बस घूम रहे थे, टहल रहे थे। रात के 1 बज रहे थे बट फिर भी उन्हें उस चीज़ की फिक्र नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सियोल की सड़कें रात में भी वैसे ही चमकती है जैसे वो दिन में चमकती है। और साउथ कोरिया का लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट है कि वहाँ के लोगों को ऑटोमेटिकली रियश्योरेंस हो जाता है कि वो सेफ है। पर उनके लॉ में एक एक्ट की कमी थी। घूमते घूमते वो ग्रुप एक कराओके बार के बाहर रुक जाता है। कराओके बार एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ अपना मन पसंदीदा गाना गा सकते हो और वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह भी सर्व की जाती है। कराओके बार के बाहर रुकते ही 23 साल की एक औरत जो हमारे इस केस की विक्टिम है, जिसका नाम आज तक कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, सो इस वीडियो के लिए हम उसे योजा बुलाएंगे। योजा एक कोरियन वर्ड है वुमन के लिए। कराओके बार के बाहर रुकते ही योजा अपने दोस्तों से थोड़ा सा दूर होकर उसी कराओके बार का यूनिसेक्स टॉयलेट यूज करने चली जाती है। यूनिसेक्स टॉयलेट मतलब वो टॉयलेट्स जिसे मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। योजा उस टॉयलेट में एंटर करती है और एंटर करते ही उसे दिखाई देता है कि उस टॉयलेट पे एक और इंसान स्टॉल के बाहर एक कॉर्नर में किसी का इंतजार कर रहा है। वो बस वहां पे खड़ा है। योजा उसे देखती है बट वो किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं करती उससे, क्योंकि योजा के लिए वो सिर्फ एक स्ट्रेंजर है। A stranger who was going to decide her fate. अक्सर हम जब भी कोई पब्लिक टॉयलेट यूज करने जाते हैं तो हम वहां पे किसी स्ट्रेंजर से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ बोले, नॉन वर्बली भी काफ़ी इंटरेक्शन कर लेते हैं। थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज, थ्रू आवर शोल्डर्स, थ्रू आवर आईज, थ्रू आवर आईब्रोज हम इंटरेक्शन कर लेते हैं। इट्स अ वे ऑफ ग्रीटिंग द अदर पर्सन। सो
उसे ना लगे कि हम रूड है। पर यहाँ पे योजा ने बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं किया था उस इंसान के साथ। जितना कि मुझे पता है और जितना कि आप लोगों को भी पता ही होगा कि औरतों की इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी होती है। उन्हें समझ आ जाता है कि किस रूम में क्या करना है। उन्हें वो रूम रीड करना या फिर रूम की एनर्जी को समझना काफ़ी अच्छे से आता है। अगर आपकी कोई दोस्त है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर आपकी कोई भी फीमेल कलीग है जिसे किसी जगह पे खतरा महसूस हो रहा हो, तो वहां पे खतरा है। देयर इज समथिंग फिशी। और शायद यहाँ पे भी योजा को वो खतरा महसूस हो चुका था। उसे समझ चुका था कि देयर इज समथिंग ऑफ अबाउट दिस मैन। वो समझ चुकी थी, इसलिए उसने पहले से ही उससे किसी तरह का इंटरेक्शन ना करके अपनी बाउंड्री सेट कर ली, क्योंकि उसे किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना था। उसे बस अपना काम करके वहां से निकलना था, बिकॉज शी सेंस्ड द टेंशन इन द रूम। पर उस स्ट्रेंजर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे ही योजा स्टॉल के अंदर जा ही रही होती है, तब तक वो स्ट्रेंजर अपनी पॉकेट से नाइफ निकालता है और योजा को स्टैब करने लगता है। ये चीजें इतनी जल्दी होने लगती है कि योजा को चीखने और चिल्लाने का और मदद मांगने का वक्त तक नहीं मिलता। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि योजा को मारने के बाद किलर ने वहां से भागने की कोशिश की होगी, अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। योजा को मारने के बाद किलर वहीं पे उसी जगह उसी टॉयलेट के सिंक में अपना हाथ धोने लगता, अपने कपड़ों पर लगे हुए खून के धब्बों को धोने की कोशिश करता है, अपनी नाइफ पर लगे हुए खून को धोता है और वही योजा के साइड में बैठ जाता है। वो बस योजा को देखने लगता है। उसकी आंखों में एक पीस था, जैसे कि उसने अपने लाइफ का एम कंप्लीट कर लिया हो, जैसे कि उसने अपना रिवेंज ले लिया हो। पर कैसा रिवेंज? योजा तो उसे जानती भी नहीं थी, वो तो सिर्फ एक स्ट्रेंजर था उसके लिए। बट इट्स ऑल इन दी हेड। फॉर्चुनेटली पुलिस क्राइम सीन पर टाइम से पहुंच जाती है, वो उस किलर को पकड़ लेती है। द किलर गिव्स हिज कॉन्फेशन। किलर के चेहरे का मास्क उतर जाता है और हमारे सामने आ जाता है वो इंसान जिसने योजा का मर्डर किया। कौन था वो इंसान? किम सियोंग मिन। किम सियोंग मिन कोई क्रिमिनल मास्टरमाइंड नहीं था और ना ही उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है पास्ट। वो तो सिर्फ एक मेंटली अनस्टेबल इंसान था जो स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी से सफर कर रहा था। किम को बचपन से ही मेंटल इंस्टेबिलिटी थी और इसी वजह से उसे काफी बार हॉस्पिटलाइज किया गया था। किम को ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, और स्पेशली वुमेन। इंटरोगेशन के टाइम पे जब उससे पूछा गया कि उसने योजा का मर्डर क्यों किया, तो उसने कहा, Women have always ignored me. They have always looked down upon me. That's why I killed her to get back at all of them. अब यहाँ पे अथॉरिटीज ने इस पूरे इशू को मेंटल इलनेस का नाम देकर इसे दबाने की कोशिश करी। बट वी ऑल नो दैट दिस वाज एन इंसेल बिहेवियर। इंसेल वो लोग होते हैं जिनको कभी अपोजिट जेंडर से वैलिडेशन नहीं मिलती और यही फ्रस्ट्रेशन हेट में बदल जाता है। किम के दिल में औरतों के लिए इतना हेट भरा पड़ा हुआ था कि उसको औरतों का इंडिपेंडेंस ह्यूमिलिएशन लगता था। किम के दिल में औरतों के लिए इतना हेट इसीलिए था क्योंकि कभी किसी औरत ने किम से खुद से जाके बात नहीं की थी। एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, बिकॉज मैं भी खुद से किसी पैरानॉइड इंसान से जाके बात नहीं कर पाऊंगा। और जैसा कि मैंने कहा कि लड़कियों की या औरतों की इंट्यूशन पावर या फिर गट फीलिंग काफ़ी अच्छी होती है। इफ अ वुमन थिंक्स दैट द वाइब इज ऑफ, देयर इज समथिंग। ऐसे काफ़ी सारे केसेस है जहाँ पे सिर्फ एक लड़की की या सिर्फ एक औरत की इंट्यूशन पावर की वजह से उसकी जान बची है। आजकल ये इंसेल बिहेवियर काफ़ी नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अब इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ट्रेंड्स दिखते हैं जहाँ पे लड़कियां लड़कों को हेट करती है और लड़के लड़कियों को हेट करने लगते हैं। रिसेंटली भी कुछ ऐसी चीजें हुई है जहाँ पे हमें नजर आया कि किसी औरत के साथ कुछ बुरा होने पे उसे जस्टिफाई किया गया है और उसे सेलिब्रेट किया गया है। इस चीज पे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर
तुम दुनिया को वो जैसी है वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तुम ये भी दुनिया से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुम्हें तुम्हारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के साथ एक्सेप्ट करेगी। ये न्यूज आग की तरह फैल गई। साउथ कोरिया की औरतें विक्टिम में अपने आप को देखने लगी, वो रिलेट कर पा रही थी। गंगनम स्टेशन का एग्जिट टेंट एक ऐसी जगह बन चुका था जहाँ पे औरतें आती, अपना दुख जताती, छोटी छोटी चिट्स में, नोट्स में अपना एक्सपीरियंस लिखती, एक दूसरे को दिलासा देती। इट कुड हैव बीन मी, आई हैव वॉकड होम afraid, I was followed once and no one listened। औरतें अपनी हरासमेंट, स्टॉकिंग, ईव टीजिंग की एक्सपीरियंसेस, अपनी कहानियां लोगों तक शेयर करने लगी थी। कई बार ऐसा होता था कि औरतें कंप्लेंट लिखवाती थी अथॉरिटीज के पास, पर अथॉरिटीज कोई एक्शन नहीं लेती। जैसा कि मैंने बताया कि अथॉरिटीज ने इस केस को मेंटल इलनेस का टैग देकर दबाने की कोशिश की, और उनके इस एक्शन की वजह से एक बहुत बड़ी वेव आ गई। लोगों में डिबेट शुरू होने लगी। काफी लड़कियां योजा को सपोर्ट कर रही थी, और काफी ऐसे लोग भी थे जो किलर के एक्ट को सेलिब्रेट कर रहे थे। काफी डिबेट्स हुई कि ये चीज एक मेंटल इलनेस थी या फिर ये एक मिसोजिनिस्टिक, एक जेंडर बेस्ड क्राइम था। काफी लोगों ने ये डिबेट करा कि योजा की जगह या एक औरत की जगह अगर कोई मर्द वहां पे होता, कोई मैन वहां पे होता, तो वो किलर कुछ नहीं करता। एंड दिस इज अ फेयर पॉइंट बिकॉज इंटरोगेशन के टाइम पे किम ने पुलिस को ये बताया कि वो मर्डर के पहले 70 मिनट, मर्डर के 70 मिनट पहले से वहां पे वेट कर रहा था किसी, और योजा के पहले 7 लोग आके चले गए थे, बट फिर भी किम ने उन्हें कुछ नहीं करा था। इसका मतलब यही है कि किम सिर्फ एक औरत की राह देख रहा था ताकि वो अपना रिवेंज ले सके। प्रोटेस्ट हुए, मार्चेस हुए, सोशल मीडिया कैंपेन्स हुए, और ये केस काफी एस्केलेट हो चुका था। और इसी वजह से साउथ कोरिया की गवर्नमेंट को एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जिसकी वजह से वहाँ की औरतों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला था। द स्टॉकिंग पनिशमेंट एक्ट 2021 में ये एक्ट पास किया गया। 5 साल की मेहनत के बाद, कैंपेन्स के बाद और इतने सारे डिबेट के बाद फाइनली गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से काफ़ी औरतों को एक रिलीफ मिला और फाइनली किम को सज़ा सुनाई गई। आर्टिकल 250 होमिसाइड, जो कोरियन क्रिमिनल एक्ट के अंदर आता है, पनिशेस इंटेंशनल मर्डर। इस आर्टिकल के अंदर किम को 30 साल की प्रिजन की सज़ा सुनाई गई थी। आर्टिकल 10 डिमिनिश्ड कैपेसिटी ड्यू टू मेंटल इलनेस। इस आर्टिकल के अंदर अगर कोई इंसान क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए अगर मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा हो तो उसकी सज़ा कम की जाती है, और इसी वजह से किम को ना ही डेथ पेनल्टी मिली और ना ही उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई। एक्ट ऑन द अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइसेस, इस एक्ट की वजह से कोर्ट को एक पावर मिल जाती है कि वो क्रिमिनल को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मॉनिटर कर सके जब उसे रिलीज किया जाता है प्रिजन से। और इस एक्ट की वजह से किम की 30 साल की सज़ा के बाद उसे 10 साल एक डिवाइस से मॉनिटर किया जाएगा। एंड फाइनली एक्ट ऑन द प्रोटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन्स विथ मेंटल डिसऑर्डर्स। ये एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे क्रिमिनल्स का साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होता है। हाँ, उनका जो क्राइम है उसे क्राइम की तरह ही ट्रीट किया जाता है और उन्हें ही रिस्पॉन्सिबल पकड़ा जाता है उस क्राइम के लिए, बट स्टिल उनकी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाता है। तो ये थी कहानी द गंगनम स्टेशन स्टैबिंग केस के बारे में। आपके क्या व्यूज है इस केस के बारे में, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपके व्यूज, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।